तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ू किंग अपने दुश्मन मर्मेन प्रिंस का कत्ल करने के बाद वो लिजर्ड आइलैंड की तरफ निकल पड़ा। उसे वहां से लिजर्ड की खाल को हासिल करना था, मगर रास्ते में ही उसकी मुलाकात हुई जोंगिंग और शुई से, जिनकी वेसल पर सिरुकिस नाम के इवल प्लांट ने अटैक किया था। अब ज़ू किंग के पास ब्लैक पिल होने की वजह से वो प्लांट उसके करीब नहीं जाते, तो जोंग और शुई ने भी ज़ू किंग को पैसे देकर उसके साथ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। रास्ते में उन्हें 100 साउंड बिकम 1 शैडो विटनेस करने मिली, जिसे हेवन का एक बहुत ही रेयर फिनोमिना माना जाता। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उन्हीं ईवल क्रीचर से होती, जो कि अपना सिर झुकाकर किसी ईवल एंटिटी का स्वागत कर रहे थे। और तभी समंदर की गहराई से एक बहुत ही भयानक बीस्ट बाहर आ जाता है। वली से एबिस जायंट कहा जाता था। इसके काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स थे और उसकी ग्राउलिंग की आवाज ने पूरे समंदर में खलबली मचा दी। उसने जंजीरों को पुल करना शुरू कर दिया था। दरअसल समंदर के इस हिस्से में ब्रॉन्ज ड्रैगन कॉफिन मौजूद थी। शुई तुरंत ही बताने लगी कि ये तो सन गॉड की चैरियट है। मुझे लगा था कि ये बस दंत कथाएं होगी, मगर ये तो वाकई हकीकत में एग्जिस्ट करती। सो गाइस, यहाँ पर मैं थोड़े बहुत डिटेल्स देना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में सूरज एक डिवाइन गोल्डन क्रो था। जब शाम ढलती तब वो अपने महल वापस लौटता था। उस वक्त डेटीज उसके लिए हेवनली म्यूजिक वेलकमिंग द मून बजाते थे। इस म्यूजिक को सुनते साथ ही चांद समंदर से बाहर आता और रात के दौरान इस दुनिया की देखभाल करता। मगर एक दिन कुछ कॉस्मिक इवेंट हुए और डेटी का बचा हुआ आधा चेहरा अवेकन हो गया। ऐसा कहा जाता कि समंदर में इस म्यूजिक को सुनने के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली और इसी से म्यूटेशन फैलकर वो जगह फॉरबिडन सी बन गई। डिवाइन म्यूजिक करप्ट होकर 100 साउंड ईवल में बदल गया था। ये सभी डिवाइन भूतों में तब्दील हो गए और जो गोल्डन क्रो का चैरियट था वो उस डेटी का सिंहासन बन गया। सो गाइस, ये कहानी थी फॉरबिडन सी की। आगे चलकर भी इसके काफी सारे रेफरेंसेस आने वाले हैं। अब कहानी पर वापस आ जाएंगे। ज़ू किंग ने देखा कि रथ को खींचने वाला जायंट मेलेडी को सुन रहा है। ज़ू किंग को महसूस हुआ कि इस मेलेडी ने उसकी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर दिया, तो तुरंत ही कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। शुई भी समझ गई थी कि ये बंदा मेलेडी के जरिए डाओ को समझने की कोशिश कर रहा। वो जायंट पूरी रात भर उस मेलेडी को सुनता जा रहा था और जब फाइनली वो एबिस में वापस गया, सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। वहीं पर ज़ू किंग ने भी पूरी रात मेलेडी से बढ़ने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके डाओ को कॉम्प्रहेंड किया और उसी की मदद से फाइनली ज़ू किंग ची कंडेंसेशन की 8वीं लेवल के पिक पर पहुंच जाता है। वेल, ब्रेक थ्रू ज़ू किंग के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो जहाँ पर जाने वाला है वहाँ उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। वहीं पर शुई की भी नींद खुल जाती है। वो ज़ू किंग से उस मेलेडी के बारे में पूछ रही थी। साथ ही उसने ज़ू किंग को एक पिल भी गिफ्ट की, जो कि ज़ू किंग की सोल को नरिश करेगी। तो ज़ू किंग उसे बताने लगा कि मुझे उस मेलेडी के दौरान एक गाइडिंग वॉइस सुनाई दी थी। उन्होंने मुझे फ्लोरा का नॉलेज दिया। सो दोस्तों, फ्लोरा यानी कि ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से हम डाओ को कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं। तो ज़ू किंग को उसका थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका था। तभी शुई से कहती है कि ये मेलोडी सुनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, मगर कुछ स्पेशल लोग इसे सुन सकते हैं। तुम भी उन्हीं स्पेशल लोगों में से एक हो। आगे चलकर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। और अब हमें ठीक 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। ये लोग जीशन आइलैंड पर पहुंच गए थे। शुई तो ज़ू किंग को इनवाइट करने लगी, मगर वो बताता है कि सीनियर, फिलहाल मुझे एक दूसरे मैटर को अटेंड करना पड़ेगा, आप अपना ख्याल रखिए। और इतना कहते साथ ही ज़ू किंग वहाँ से निकल पड़ा। उसे जाता हुआ देखकर जोंग को इतनी खुशी मिली कि क्या ही बताओ। वो कह रहा था, फाइनली मेरे प्यार के बगीचे का कांटा अब यहाँ से जा चुका है। अब मैं सीनियर के साथ पूरी तरह से अकेला हूँ। जिसके बाद वो सीनियर समझकर अपनी ही ड्रैगन फिश का लाड़ करने लगा। उतने में उसने देखा कि शुई ज़ू किंग को चिल्लाते हुए बता रही थी कि जूनियर, मिशन खत्म होते बाद सेक्ट में मुझसे मिलने आना। मैं तुमसे फ्लोरा का नॉलेज सीखना चाहती हूँ और उसकी मैं तुम्हें काफी अच्छी खासी कीमत भी अदा कर दूंगी। अब ये सुनते साथ ही जोंग ने दोबारा से अपनी मछली को पटक दिया। वो इरिटेट होते हुए कह रहा था कि इस हैंडसम बंदे की ऐसी की तैसी। इधर ज़ू किंग फाइनली लिजर्ड आइलैंड के पास पहुंच गया था। उसे वेसल बनाने वाले जैंगसान ने बताया था कि यही टाइम है जब सी लिजर्ड किनारे पर आकर अपनी खाल को शेड करती। वो खाल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो अब ज़ू किंग को किसी भी कीमत पर खाल को हासिल करना है। सब किनारे पर आते साथ ही ज़ू किंग अपनी वेसल को स्टोरेज बैग में कलेक्ट कर लेता है। और फिर उसने देखा कि लिजर्ड आइलैंड पर तो कई सारे कल्टीवेटर्स ऑलरेडी मौजूद थे। ये सभी लोग ज़ू किंग जैसे लिजर्ड की स्किन को हासिल करना चाहते हैं और ज़ू किंग भी इसी सेम मकसद से यहाँ आया था। उसने देखा कि यहाँ पर एक काफी
ऊंचा दरख्त है, यहाँ से वो पूरे आइलैंड पर नजर रख सकता था। मगर तभी कुछ बंदे जूकिंग का रास्ता ब्लॉक करने के लिए पहुंच गए। वो जूकिंग से कह रहे थे कि इस आइलैंड पर 7 ब्लड आइस सेक्ट के डिसाइपल को आना अलाउड नहीं, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, या फिर तुम्हारे पास और 2 ऑप्शंस हैं, एक तो अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स हमारे हवाले कर दो या फिर हमारे हाथों मारे जाओ। उतने में ही जूकिंग ने उनके गले के नाप लेकर बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सभी का खात्मा कर दिया और अब उस जायंट ट्री पर जाके कल्टीवेशन शुरू कर देता है। यहाँ पर काफी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी। अगर जूकिंग ने ब्रेक थ्रू किया तो वो सीधे ची कंडेंसेशन के 9वीं लेवल पर पहुंच जाएगा। उस लेवल पर जाने के बाद वो वज्रासेक के एंसेस्टर से आसानी से निपट सकता है और अब उस आइलैंड को ऑब्जर्व करने लगा। वहाँ पर उसे सी घोस्ट भी नजर आई। दरअसल सी घोस्ट फॉरबिडन सी के पायरेट अलायंस के मेंबर थे। साथ ही वहाँ पर फ्री कल्टिवेटर्स का एक और ग्रुप भी मौजूद था, यानी कि अलग अलग फोर्सेस इस आइलैंड पर जमा हो रही थी और ये सभी लोग बस लिजर्ड की प्रेशियस खाल को हासिल करना चाहते हैं। उतने में ही जूकिंग को वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन नजर आया, बानक्वान इनका ओनर। वो जूकिंग को देखते साथ ही उतना ही शॉक था जितना कि जूकिंग। तभी उस एल्डर की पाइथन उसे अपनी भाषा में बताने लगी कि जाओ जाकर उस बंदे को ग्रीट करो, जिस पर एल्डर कहते हैं कि वो बच्चा भरोसे के लायक नहीं, वो तुम्हारी इस गॉल ब्लैडर को हासिल करना चाहता। मगर उस पाइथन को ऐसा नहीं लगता था। वो तो चाहती है कि एल्डर जूकिंग से जाकर पूछे कि जूकिंग क्या तुम्हें सांप पसंद है? तो एल्डर कहते हैं कि मैं तुम्हारी चमचागिरी नहीं करने वाला। वो बंदा एक डीमन हंटर है, आज तक उसने तुम्हारे जैसे ही न जाने कितने ही सांपों को पकाकर खाया होगा। एक्चुअली एल्डर की इस लिटिल पाइथन को जूकिंग पसंद आया था और वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। मगर एल्डर और जूकिंग का तो 36 का आंकड़ा था, इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। और उतने में इस समंदर से कुछ सी लिजर्ड्स किनारे पर पहुंच जाती है। उन्हें देखते साथ ही सभी कल्टीवेटर्स चौकन्ने हो गए। सबकी नजरें इन लिजर्ड्स की खाल पर थी और अब उन लिजर्ड्स ने अपनी पूरी खाल उतारना शुरू कर दी। जूकिंग उन्हें देखते साथ ही समझ जाता है कि 8वीं लेवल की लिजर्ड है। इस हर एक स्किन को 5000 स्पिरिचुअल स्टोन में बेचा जा सकता था, मगर फिर भी लोग बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहे थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि यार ये लिजर्ड अपनी खाल उतारने में इतना वक्त क्यों लगा रही, मैं अभी इनकी खाल उधेड़ कर इनकी मदद करता हूँ। मगर तभी सी घोस्ट उसे अपनी जंजीरों में जकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। दरअसल ये बंदा सी घोस्ट क्लैन का लीडर था। उस बंदे से पूछता है कि क्या तुझे पता भी है ये लोकेशन इतना स्पेशल क्यों माना जाता? यहीं पर सी लिजर्ड के एंसेस्टर हजारों सालों से रहते आ रहे। यहाँ पर सी लिजर्ड्स को मारा नहीं जा सकता। लिजर्ड को मारने से पहला मैं तुझे ही जहन्नुम में पहुँचा दूंगा। और इतना कहते साथ ही सी घोस्ट ने उस बंदे की गर्दन मरोड़कर उसे खत्म कर दिया। वहीं पर जूकिंग ने देखा कि अब लिजर्ड्स ने अपनी खाल छोड़ना शुरू कर दी है और अपनी स्किन शेड होते साथ ही वो लिजर्ड वहाँ से समंदर में वापस चली गई। इधर किनारे पर लोगों ने स्किन को हासिल करने के लिए खून खराबा शुरू कर दिया था। ये लोग एक दूसरे को ब्रूटली खत्म कर रहे थे। वहीं पर जूकिंग बस सारी सिचुएशन को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। वो समझ गया कि अब यहाँ पर फिलहाल तो कोई फाउंडेशन स्टेज वाला कल्टीवेटर मौजूद नहीं है, इसलिए वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो गया। उसने एक बंदे के सिर पर अपना डैगर हिट करते हुए उसे बेहोश कर दिया था, जिसके चलते वो खाल जूकिंग के हाथ लग गई। मगर तब तक किनारे पर मौजूद दूसरे लोग तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगते हैं और इस तरह से एक बार फिर से जूकिंग की किलिंग स्प्री शुरू हो चुकी थी। वो 1 बाय 1 करते हुए अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को निपटाए जा रहा था। अटैक्स को काउंटर स्ट्राइक करते हुए उसने बड़ी ही आसानी के साथ इस पूरे ग्रुप का ही सफाया कर दिया। अब जूकिंग ने पहले एक खाल हासिल की थी और जिस बंदों को उसने मारा उनकी भी स्किन को उठाने जाता है। मगर तभी सी घोस्ट टीम के एक सी डीमन ने जूकिंग पर हल्ला बोल दिया तो जूकिंग उसे भी बड़े ही कूल अंदाज में निपटा देता है। जो देख सी घोस्ट का लीडर भी जूकिंग पर हमला करने चला गया, मगर वो साइड में हटते हुए अपना एक्सट्रीमली पावरफुल पंच उस बंदे पर जड़ देता है। उन दोनों में काफी भयानक क्लैश हुआ था, जिससे दोनों भी पीछे की तरफ फेंके गए। वो लीडर उससे कहने लगा कि तुम अपनी ची पावर और ब्लड को एक शैडो में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, शायद तुमने बॉडी कल्टीवेशन को मास्टर किया था। खैर तुमने मेरे बंदे को मारा कोई बात नहीं, लेकिन लिजर्ड की स्किन का आधा हिस्सा तुम्हें मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। मगर जूकिंग ने तो उस पर अपनी ब्लैक पिल रिलीज करके उस खाल को उठा लिया। वो कह रहा था कि ये स्किन मेरी है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। और उतने में वहाँ पर लीटूसेक की वेसल भी पहुंच जाती है। दरअसल लीटूसेक सदर्न डेजर्ट लैंड के 4 ग्रेट पावर्स में से एक था और जूकिंग उनसे पंगे लेना नहीं चाहता, इसलिए वो तुरंत ही साइड में हट जाता है। साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर जितनी भी स्किन शेड हुई थी वो सब की सब ऑलरेडी पिक हो चुकी है। तो फिर लीटू
लीटूसेक्ट इतनी देर से यहाँ पर क्यों आया होगा। और तभी बान क्वानिन का एल्डर जो किंग से कहता है कि बच्चे मैं तेरे साथ एक काम की बात करने आया हूँ, तो तूने जो पॉइजन स्प्रेड किया था क्या तू इसे हटा सकता है। तो जो किंग ने भी अपने हाथ को वेव करते हुए पॉइजन को हटा दिया। उसका पूरा ध्यान लीटूसेक्ट के कल्टीवेटर्स पर था। तभी एल्डर उससे कहने लगे कि बच्चे शायद तुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लीटूसेक्ट यहाँ पर क्यों आया है। दरअसल पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से इस बार बहुत ही पावरफुल लिजर्ड किनारे पर अपनी खाल डालने आने वाली है। वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल वाली लिजर्ड होगी। उसकी स्किन इतनी एक्सपेंसिव है कि तुम उसकी कीमत सुनकर ही चौंक जाओगे। अर्ली स्टेज वाली लिजर्ड की स्किन 2000 स्पिरिचुअल स्टोन में बेची जा सकती। मिडिल स्टेज की स्किन होगी 5000 और लेट स्टेज वाली होगी 10,000 की। देखो मेरी तो अब उम्र हो गई, ज्यादा इंटेंस फाइट मैं कर नहीं सकता, तो क्यों ना हम दोनों कभी ना टूटने वाले अलायंस को फॉर्म करें। हम जय वीरों एक साथ मिलकर दुश्मनों का खात्मा करके स्किन पर कब्जा करेंगे और फिर जब उसे बेचा जाएगा तब हम 50-50% आपस में बांट सकते हैं। मगर उतने में अचानक से उस एल्डर के नाक से खून बहने लगता है। वो तुरंत एक एलिक्सर खाकर जू किंग को गालियां देने लगा। वो कहते बच्चे मैंने तुझे बताया था ना मुझ पर पॉइजन यूज मत करना। तो जू किंग बताता है कि मैंने पॉइजन का यूज ही नहीं किया, वो तो पहले से ही स्प्रेड हुआ था। जिस पर एल्डर पूछने लगे कि फिर तूने अपना हाथ वेव करके ग्रीन स्मोक को हटाने की एक्टिंग क्यों की थी। तो जू किंग कह रहा था कि आपने ही मुझे पॉइजन हटाने को बताया था, मैंने तो बस आपका दिल रखने के लिए अपने हाथ को वेव किया। असल बात तो ये है कि मेरा पॉइजन रिमूव ही नहीं किया जा सकता। इधर एल्डर ने ढेर सारे खून की उल्टियां निकाली, जिसके बाद वो कई सारी पिल्स को कंज्यूम करके जू किंग से कहने लगे कि तू एक नंबर का शरारती बच्चा है। खैर मैं तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अलायंस करनी है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दे। तो जू किंग ने भी हाँ बोल दिया। मगर अब एल्डर को लग रहा था कि ये कमीना इतनी आसानी से कैसे मान गया, जरूर से इसकी कोई चाल होगी। और उतने में आसमान में बिजलियां कड़कते हुए समंदर में तूफान आ गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाली लिजर्ड अब किनारे की तरफ आगे बढ़ रही थी। एक काफी ज्यादा भयानक सी बीस्ट है। अब 2 लिजर्ड तो ऑलरेडी आ चुकी थी और उतने में एक और लिजर्ड की एंट्री हो गई। वेल ये वाली लिजर्ड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेट स्टेज पर थी, यानी कि इसकी खाल सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव बेची जा सकती। उसने तो किनारे पर आते साथ ही अपनी ऐसी भयानक ऑरा रिलीज कर दी कि कई सारे बंदे उसमें मारे गए। वहीं पर एल्डर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बता रहे थे कि इसमें से 2 लिजर्ड मिडिल स्टेज पर है और एक है लेट स्टेज पर। जिसके बाद वो काउंटिंग करते हुए खुश होकर चिल्लाने लगे कि मैं तो अमीर बन गया। जो सुनते साथ जू किंग बस उसे एक लुक देता है। तो एल्डर कहने लगे कि मेरा मतलब था हम दोनों भी अमीर बनने वाले हैं। इधर जू किंग सोच रहा था कि इनमें से एक कोई भी स्किन मुझे मिल गई तो मेरा ये सफर फायदेमंद साबित हो सकता, फिर मैं अपनी वेसल को अपग्रेड भी कर पाऊंगा। मगर सी घोस्ट और लीटूसेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल हैं, साथ ही मैं इस बुढ़े का भरोसा भी नहीं कर सकता। वहीं पर एल्डर तो एक्साइटेड होकर उसे दूर से ही पपिया दे रहे थे और उतने में लिजर्ड्स ने अपनी खाल उतारना शुरू कर दी। सभी लोग उन पर झपट्टा मारने के लिए बेकरार थे। एक लिजर्ड के वापस जाते साथ ही इन लोगों ने आपस में फाइट करना शुरू कर दी। इनमें से एक फ्री कल्टीवेटर उस खाल के काफी पास पहुंच गया था, मगर वो उसे हासिल कर पाई इससे पहले जू किंग ने उसकी जान ले ली। अभी देखकर दूसरे बंदों ने भी उस पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर जू किंग उन हमलों को काउंटर करते हुए अपने आयरन स्पीयर का यूज कर उन्हें ब्रूटली स्लैश करने लगा। तब तक एल्डर भी इस मुकाबले में शामिल हो जाता है। उन्होंने अपनी टेंटिकल्स रिलीज करते हुए एक ही फटके में कितने ही बंदों को साइड में लुढ़का दिया था। और अब उन्होंने देखा कि जू किंग की नजरें स्किन पर हैं, तो तुरंत ही अपनी टेक्निक का यूज करके उस पर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। मगर जू किंग तो एल्डर की ही टेंटिकल्स पर सवार होकर एक जोरदार पंच उनके मुंह पर जड़ते उन्हें हवाई यात्रा पर भेज चुका था। और उसी वक्त एल्डर की पाइथन लिंगार जमीन को चीरते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने बड़ी ही तेजी के साथ उस खाल को ग्रैब कर लिया था। एल्डर तो ये सब देखकर ही उसे शाबाशी देने लगे, मगर लिंगार ने वो स्किन सीधे जू किंग के हवाले कर दी, जो देख एल्डर इरिटेट होकर बता रहे थे कि उस स्किन की कीमत 5000 स्पिरिचुअल स्टोन्स थी। मगर इस बेवकूफ सांप ने इतनी महंगी चीज उस बंदे के हवाले कर दी। तब तक एक और लिजर्ड ने अपनी स्किन को शेड कर दिया था। वह सबसे पावरफुल लिजर्ड की स्किन थी। इसे डिवाइन नेचर सी लिजर्ड स्किन भी कहा जाता था। एल्डर तो इस शेडेड स्किन को देखकर ही काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि इसके अंदर डिवाइन एनर्जी का ट्रेस था। वहाँ मौजूद हर एक बंदा इस पीस को देखकर मानो शॉक हो गया। और अब फाइनली लीटूसेक्ट का मास्टर एक्शन लेने पहुंच
जाता है। वो बता रहा था कि एंशिएंट किंग ने मेरे क्लैन से वादा किया था कि ये वाला ऑब्जेक्ट वो हमें देंगे। अरे वो उस डीमन को मार देता है जो कि उस डिवाइन स्किन के पास गया था। साथ ही वो मास्टर सबको वार्निंग देने लगा कि अच्छा होगा तुम लोग इस स्किन को हासिल करने का इरादा छोड़ दो, मगर इस डिवाइन स्किन को छोड़ना तो बेवकूफी थी। इसलिए सभी लोग आपस में ही भिड़ जाते हैं। इसमें लिंगा और जू किंग का साथ देने लगी। ये लोग एक दूसरे को पुश करते हुए उस डिवाइन स्किन को काफी दूर उछाल देते हैं। तो एल्डर और जू किंग तुरंत ही उस तरफ भागने लगे। एल्डर जू किंग से कह रहे थे कि बच्चे हम दोनों की अलायंस अभी भी मौजूद है, इस बार मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इधर लेटोसेक का मास्टर और सी घोस्ट लीडर ये दोनों भी जू किंग के पीछे रवाना हो गए। तो जू किंग ने अपना फायर टैलिस्मान एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर फायर बॉल रिलीज कर दिए, जिसकी खबर लेटोसेक के मास्टर को बिल्कुल नहीं थी। उसने भी जू किंग से निपटने के लिए अपनी कार्मिक फायर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप हो गया। इधर एल्डर देखते हैं कि जू किंग तो फाइट में ही बिजी रहेगा, तो क्यों ना इस डिवाइन लिजर्ड की स्किन पर कब्जा किया जाए। इसलिए वो बड़ी ही तेजी से उस स्किन के पास पहुंच जाता है, मगर जू किंग ने तो ऑलरेडी अपनी शैडो को रिलीज किया था, जो कि उस डिवाइन स्किन को एक ही झटके में उड़ा देती है। और बेचारा एल्डर मुंह के बल सीधे नीचे पटक गया। उसके सामने से स्किन गायब हो चुकी थी। इधर जू किंग के हाथ जैसे वो स्किन लगी वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला, मगर तब तक सी घोस्ट के लोग एल्डर को घेर लेते हैं। इन्हें खबर ही नहीं लगी कि डिवाइन स्किन तो जू किंग उड़ा ले गया है। तो एल्डर उन्हें बताने लगा कि वो स्किन उस कमीने लड़के के पास है, मगर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तो एल्डर कहता है देखो मेरे करीब मत आना वरना अंजाम बुरा होगा। साथ ही वो अपने बैग भी जानबूझकर जू किंग की तरफ थ्रो कर देता है, मगर फिर भी वो लोग जू किंग के पीछे नहीं जाते। वहीं पर एल्डर को मार पड़ने लगी। उन्हें लग रहा था कि सब के सब मुझे मार देंगे, तो उन्होंने गुस्से में आकर अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो बता रही थी कि मैं ये सब करना नहीं चाहता, मगर उस बच्चे ने मुझे मजबूर कर दिया। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए। सबको लग रहा था कि अब ये हम पर अटैक करेगा, मगर एल्डर तो उन्हें बताते ही कि देखो मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई डिवाइन स्किन नजर आ रही है? मैंने वो स्किन नहीं उठाई। इधर लिंगार ने देखा कि लीटो क्लैन के लोग जू किंग के पीछे पड़े हैं और जू किंग ने उन पर पॉइजनस पिल थ्रो की, मगर लेटोसेक का मास्टर उन्हें एक्सप्लोड ही नहीं होने देता। वहीं पर सी घोस्ट क्लैन के डीमंस भी अब जू किंग पर हमला करने रवाना हो गए। वहीं पर एल्डर भी अपने कपड़ों की चिथड़े लपेटने लगे। वो कहते हैं कि मैं उस कमीने बच्चे की जम के पिटाई करने वाला हूँ। वहीं पर जू किंग को चारों ओर से घेरा जाने लगा। जो देख व्हाइट पाइथन लिंगार उसकी मदद करने जाने वाली थी कि तभी एल्डर ने उसकी दुम पकड़ ली। वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। वो कहते हैं कि बच्चा ये जगह बिल्कुल ही खतरनाक है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अब लिंगार तो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, मगर उसके हाथ पाँव तो है ही नहीं जो एल्डर को रोक सके। इधर जू किंग उन सभी को अपने पास आने देता है और फिर उसने चुटकी बजाते हुए वहाँ पर ऑलरेडी बिछाई हुई पॉइजनस पिल को एक्सप्लोड कर दिया। उस पॉइजन की चपेट में आते साथ ही कई सारे दुश्मन मारे जाने लगे। और तब तक जू किंग मर्मेन क्लैन के प्रिंस से जो टैलिस्मान उसने हासिल किया था उसे एक्सप्लोड करते हुए उसने अपने पावर्स को बढ़ा दिया। उसका धर्मा फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो चुका था, जिसे देखते साथ ही ये दोनों तो काफी ज्यादा शॉक हो गए। अब वो दोनों भी अटैकिंग पोजीशन में आ चुके थे, मगर जू किंग के लिए मानो वक्त थम सा गया। यहाँ पर उसने टाइसंग धर्मा स्लैश का यूज करते हुए इन दोनों को काफी इजीली मार दिया था, यानी कि उसकी बस एक हैंडवेव ही इन पावर हाउसेस को निपटाने के लिए काफी हो गई। साथ ही जू किंग ने देखा कि कुछ बंदे कम्युनिकेशन जेट टोकन का यूज कर रहे हैं, तो उन्हें भी खत्म करके उनके टोकन्स को क्रश कर देता है, मगर उन्होंने तो ऑलरेडी खबर पहुँचा दी थी, यानी कि अब दुश्मन जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो जू किंग ने अपने एस्केप बोट को बाहर निकाल लिया। उसके पास डिवाइन लिजर्ड स्किन जैसा पावरफुल आर्टिफैक्ट था, तो वो जानता है कि लोग उसे जरूर से फॉलो करेंगे। और अब वो अपनी वेसल को पानी में रिलीज करके इसके बोट से वहाँ से अंडर वाटर चला गया। सी के अंदर सी लिजर्ड्स का ग्रैंड मास्टर था, जो कि जू किंग की बोट को देख लेता है। इधर जू किंग को तो उस एल्डर पर काफी ज्यादा गुस्सा आया था, मगर वो अभी भी सोच रहा है कि क्या उसने एल्डर का नाम अपनी रिवेंज लिस्ट पर लिखना चाहिए। और उतने में उसे पता चला कि उसकी वेसल पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। ये तो अच्छा हुआ कि जू किंग पहले उस वेसल से बाहर आ चुका था। वो तुरंत ही समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर से कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिश लेवल वाला बंदा होगा, इसलिए जू किंग ने खुद को अंडर वाटर हाइड कर लिया। उसने देखा कि कुछ टेंटिकल्स उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। अगर जू किंग पकड़ा गया तो मारा जाएगा, मगर तभी अचानक से वो टेंटिकल्स पीछे हट जाते हैं। दरअसल वहाँ पर फ्लेम फिनिक्स पहुँच चुका था, जिसे लॉर्ड ऑफ विंड सील्स भी कहा जाता है। उसके गोल्डन विंग्स और ब्लेजिंग फेस था। जू किंग तो बस उसे हैरान
होकर देखता जा रहा था और तभी अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ी लहर अपीयर हो गई। उसी के साथ फ्लेम फिनिक्स वहाँ से गायब हो चुका था। जूकिंग के सामने सवाल था कि आखिर वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग अचानक से भाग क्यों गए। शायद उन्हें फ्लेम फिनिक्स से डर लगा होगा। वो कहता है कि चलो अब मुझे वापस जाकर उस बुढ़े से हिसाब बराबर करना होगा। वही दूसरी तरफ एल्डर काफी बड़े पाइप से स्मोक करते हुए कहने लगे कि हमारी ट्रिप तो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो गई। भले ही हमें डिवाइन लिजर्ड की स्किन ना मिली हो, मगर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाली स्किन भी काफी मस्त है। देखो तो इसे सेल करके मैं ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स कमा लूंगा। मगर लिंगार तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जो देख एल्डर उससे कहते हैं कि शायद तुम अभी भी उस लड़के के लिए परेशान हो, वो तो वहीं पर मर गया होगा। और उतने में एल्डर को 3 बंदे नजर आते हैं। तो लिंगार से कह रहे थे कि चलो कस्टमर्स भी आ चुके, मैं इनके लिए इनको ओपन करता हूँ। मगर वो 3 बंदे दरवाजे पर आते साथ ही आयरन स्पीयर से उनकी मौत हो गई। उस वेपन को देखते साथ ही एल्डर समझ जाता है कि जूकिंग तो अभी भी जिंदा है। जूकिंग कह रहा था कि तुमने मेरे बारे में रिपोर्ट की थी और मुझे ऐसे चुगली करने वाले लोग पसंद नहीं आते। जिसके बाद जूकिंग उसे मारने के लिए सीधे छलांग लगा देता है, मगर उतने में एक टेंटिकल ने उसके आयरन स्पीयर को ब्लॉक कर दिया। साथ ही उस पूरी जगह पर डिमोनिक एनर्जी फैलने लगी। साथ ही एल्डर भी पैनिक होकर कह रहे थे कि बच्चे रुक जाओ, तुम अभी अवेक नहीं हो सकते। और तभी बानक्वानियन में मानो खलबली मच गई। वहाँ की जमीन काफी तेजी से शेक हो रही थी और अब हमें उस इन में एक एंटिटी का फॉर्म नजर आता है। वेल इसे हॉरर एंटिटी ऑफ द इन कहा जाता था। तो एल्डर इसे कंट्रोल करने के लिए अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करके उसे ऑर्डर देने लगे कि जल्दी से सो जाओ। वहाँ पर न जाने कितने सारे स्पेल्स एक्टिवेट हो चुके थे। इधर जूकिंग भी काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि वो समझ चुका है कि एक्चुअल में बानक्वानियन जिंदा थी। साथ ही उसे काफी भयानक डिमोनिक आई भी नजर आने लगी, जो देखकर ही जूकिंग के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वहीं पर एल्डर उस इन से कह रहे थे कि बेबी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सोना काफी ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना तुम दोबारा से आराम करने चले जाओ। उस बच्चे का टेंशन मत लेना, वो तुम्हें कभी दोबारा तंग नहीं करेगा। वेल यहाँ पर एल्डर का फॉर्म भी बदल चुका था। उनकी बॉडी से न जाने कितनी स्पेल्स रिलीज होकर उस इन को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। एल्डर उससे कहते हैं कि तुम दिन रात सोते रहो, दोबारा कभी अवेकन मत होना। दरअसल हॉरर एंटिटी जूकिंग को मारना चाहती थी, मगर एल्डर उसे बार बार समझा रहे थे कि प्लीज शांत होकर सोने चले जाओ, ये लड़का हमें कभी दोबारा तंग नहीं करने वाला। और फाइनली उन्होंने अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उस इन को सुला दिया। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया था और अब एल्डर भी अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। वो जूकिंग से कह रहे थे कि सिर्फ मेरा क्लैन ही इस हॉरर को सुला सकता है, इसे कंट्रोल कर सकता। मेरा तुम्हारे सिख के साथ कई सालों पहले ही सौदा हुआ था कि मैं इस इन को कंट्रोल करूंगा और वो लोग मुझे तंग नहीं करेंगे। अब अगर ऐसे में तूने मुझे मार दिया तो हॉरर एंटिटी अवेकन होकर सबसे पहले तेरी ही पिक पर अटैक करेगी। साथ ही तुझे 7 ब्लड आइस सेट से भी पनिशमेंट मिलेगी। मुझे मारकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो जूकिंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे उसकी कीमत चाहिए। तो एल्डर के पास जो कॉइन्स की बैग थी वो उन्होंने जूकिंग के हवाले कर दी। साथ ही वो अपनी पाइथन को भी डांट रहे थे कि देखो तुम्हें इसकी फिक्र हो रही थी, ये तो मुझे मारना चाहता है। तब तक जूकिंग वहाँ से गायब हो गया। वहीं पर एल्डर उस पाइथन से कहने लगे कि तुम 1 नंबर की एहसान फरामोश हो, उस बंदे की खातिर तुमने मुझे धोखा दिया, चलो अब चुपचाप से घर चलो। तो पाइथन भी काफी गुस्से में इनके अंदर चली गई। एल्डर कह रहे थे कि इतनी छोटी एज में ही तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा आता, बस तुम देखती जाओ, आगे चलकर तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिलने वाला। वही दूसरी तरफ जूकिंग अपने फैलाए हुए रायते को कैलकुलेट करने लगा। वो सोचता है कि मैंने मरमेड प्रिंस को तो मार दिया, मगर फिर भी 7 पिक सिटी काफी ज्यादा खामोश है। ऐसा क्यों? दोनों प्रिंसेस ने तो अब तक पूरी सिटी में तबाही मचानी चाहिए थी। आफ्टर ऑल मैंने उनके भाई को मार दिया था। जिसके बाद वो अपनी पकाई हुई फिश की बुराई करने लगा। और अब हम जूलियो को देख पाते जो कि सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट करने पहुंच गई थी। उतने में ही जूकिंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो अपने हाथों से पकाए हुए खाने को बिल्कुल भी खा नहीं पाया। उसे देखते साथ ही जूलियो तुरंत ही उसे टाउन की सारी खबरें सुनाने लगी। वो कह रही थी कि आपने जिस प्रिंस को मारा वो अपने क्लान में काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन को होल्ड करता था। जब आप समंदर में थे उस वक्त प्रिंस की सिस्टर ने पूरी सिटी को छान मारा
उन्होंने तो ये भी कसम खाई कि वो अपने भाई के कातिल को तड़पा तड़पा कर खत्म करेगी। अब ये सुनकर जुकिंग को किंगपिन ने बताई हुई बातें याद आने लगी। वो कह रहा था कि मर्मेड क्लैन की प्रिंसेस जल्दी सी को क्लोज करने वाली है। अच्छा हुआ तुम वापिस आ गए। ऐसा कहा जा रहा कि प्रिंस का कातिल अभी भी मिसिंग है। वहीं पर जूलियो से बता रही थी कि दोनों प्रिंसेस ने कई दिनों तक तलाश जारी रखी, मगर फिर अचानक से वो शांत हो गई और फिलहाल उनकी साइड से कोई हरकत महसूस नहीं हो रही। उतने में जुकिंग उसे ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से रवाना हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंसेस ने कातिल की तलाश को रोक क्यों दिया होगा। शायद इसका जवाब कैप्टन अरनियो दे सकता है, तो तुरंत ही चेन से मिलने पहुंच गया। वेल, ये बंदा तो फ्रूट का शौकीन था। वो कहता है कि मर्मेड क्लैन की प्रिंसेस के पास एक बहुत ही स्पेशल आर्ट है जिसकी मदद से वो किलर को ट्रैक डाउन कर सकती। फिलहाल तो दोनों सिटी से बाहर चली गई, मगर 3 दिनों के अंदर ही वो वापिस आ जाएगी, इसलिए तुम थोड़ा सा संभाल कर रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह किसी मुसीबत में फंस जाओ। और हाँ, इन फलों के पैसे तुम्हें ही पे करने होंगे। खैर, जुकिंग को तो चेन से कोई इन्फो हासिल नहीं हुई थी और वो ये भी जानता है कि मर्मेड क्लैन के लोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर होंगे। ये सिटी अब जुकिंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, तो उसके पास 3 दिनों का वक्त है अपनी स्पिरिट वेसल को रिपेयर करवाने के लिए। इसलिए वो चला गया ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन के जैंग सान से मिलने के लिए, जो कि कुछ लड़कियों से मिलकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। जुकिंग के वहाँ आते साथ ही वो उसे मूशिंग नाम की बंदी के बारे में बताने लगा। वो कहता है, भाई ये लड़की सेकंड पिक की कोर डिसाइपल है, हमारे सेट का हर एक बंदा इसे पसंद करता और मैं भी। तो जुकिंग तुरंत ही उसे कांग्रेचुलेट करने लगा, जिस पर जैंग कहता है, भाई अभी तो बस शुरुआत हुई, मैंने तो उसे अपने दिल की बात भी नहीं बताई। खैर बताओ तुम इतने दिन कहाँ पर थे? जिस पर जुकिंग जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने लिजर्ड आइलैंड को विजिट किया था और अब वो उसे कुछ और डिटेल दे पाई इससे पहले मूशिंग उससे बात करने पहुंच गई। वो जुकिंग से कह रही थी कि मैं एक एलिक्सर रिफाइन करने वाली हूँ और उस वक्त मुझे हाई क्वालिटी लिजर्ड शेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो जुकिंग ने उससे सवाल पूछा कि क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? जिस पर मूशिंग कहती कि सेकंड पिक के एलिक्सर हाउस में तुम जितने भी एलिक्सर बेच रहे हो सब मैं ही खरीदती आ रही। तुम्हारा व्हाइट एलिक्सर तो अमेजिंग था, इसलिए जाहिर सी बात है तुम्हारे पास मौजूद लिजर्ड की खाल भी टॉप क्वालिटी की होगी। तो जुकिंग उसे अपने शेड्स की प्राइसेस बता देता है और सरप्राइजिंगली वो बंदी हर एक स्किन खरीदने के लिए तैयार हो गई। साथ ही उससे कहती है कि तुमने जो व्हाइट एलिक्सर रिफाइन किया था उसे मैं काफी दिनों से स्टडी कर रही हूँ। अगर तुम फ्री हो तो क्यों ना हम एलिक्सर की रेसिपी को डिस्कस करें। अब जुकिंग कुछ बोल पाई इससे पहले जैंगसन ने ही हाँ बोल दिया, जिसके बाद ये दोनों अपने एलिक्सर के बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं और इन्होंने बेचारे जैंगसन को फुल टू इग्नोर मारा। वो इनके पीछे पीछे घूमते हुए कह रहा था कि यार तुम लोग तो मुझे भी हर्ब्स के बारे में पूछ सकते हो, मेरे पास भी मेडिसिन का नॉलेज है। मगर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ये लोग पूरा दिन बस अलग अलग हर्ब्स और उनकी एबिलिटीज के नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे और वहीं पर जैंग अपने आर्टिफिशियल हाथों के साथ टाइम पास करने लगा। कभी उन हाथों से खाना खाता तो कभी बॉक्सिंग करता। दिन से रात हो गई थी मगर इन दोनों का डिस्कशन खत्म होने का नाम नहीं लेता। जैंग सान तो परेशान होकर कहने लगा कि पता नहीं मैंने इस डिस्कशन को हाँ क्यों बोला था, इन दोनों ने तो मुझे फुल टू नजरअंदाज किया। इसलिए वो जुकिंग से धीरे से कहने लगा कि भाई तू यहाँ पर मुझसे मिलने आया था ना। तो जुकिंग तुरंत ही उसके हाथ में एक वेसल की बोतल थमा देता है। वो कह रहा था ये ले तुम्हारी स्पिरिट वेसल, मैं चाहता हूँ तुम इसे फिक्स कर दो। जैंग ने देखा कि इस बोतल में असली स्पिरिट वेसल तो है ही नहीं, बल्कि इसमें तो बस एस्केप बोट के टुकड़े थे। इसलिए जुकिंग से पूछ रहा था कि भाई तूने मेरे 7वीं लेवल की वेसल के साथ क्या किया? जिस पर जुकिंग ने जवाब दिया कि वो तो टूट गई। अब ये सुनते साथ ही बेचारे जैंगसन का दिल भी टूट गया। वो कह रहा था कि इस बंदे ने मेरी इतनी प्यारी शिप की धज्जियां उड़ा दी। इसने जो पैसे दिए थे उसमें तो बस एस्केप बोट ही बन पाई थी, बाकी तो सारा खर्चा मैंने अपने जेब से किया। और उतने में जुकिंग ने मूशिन से छुपकर चुपचाप से एक पाउच सीधे जैंग की तरफ पास कर दिया। उस पाउच को खोलते साथ ही उस बंदे को तो एक जोरदार झटका लग गया था। तो जुकिंग उसे इशारों में अपना मुंह बंद रखने के लिए बता देता है। इसलिए जैंगसन वहाँ से साइड में हटकर चुपचाप से उस पाउच को चेक करने लगा। उसे तो डिवाइन लिजर्ड शेड देखकर ही मानो 440 वॉल्ट्स का झटका लग गया था। इसलिए उसने अकेले में ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस मटेरियल से तो मैं सबसे बेस्ट स्पिरिट वेसल बना सकता हूँ, ऐसी शिप की पूरी दुनिया उसे देखती रहे। वो शिप 30 दिनों में बन जाएगी।
ना शायद 20 दिन, या फिर हो सकता है कि मैं 10 दिनों में ही उसका काम फिनिश कर दूं। जिसके बाद वो मूशिंग से कह रहा था कि मिस, मेरा ना अब शॉप बंद करने का वक्त हो गया, तो क्यों ना आप अपना डिस्कशन किसी और दिन कंटिन्यू करो। जो सुनते साथ ही वो बंदी तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी, मगर जैंग तो उसे गुड बाय बोलने से पहले ही भगा देता है। जिसके बाद जू किंग से कह रहा था कि भाई तेरी शिप 10 दिनों में रेडी हो जाएगी, मगर जू किंग ने उसे सिर्फ 3 दिनों का वक्त दिया था। तो बेचारे जैंग सान ने दिन रात मेहनत करके अपने मास्टरपीस पर काम शुरू कर दिया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही उसने 10वीं लेवल की स्पिरिट वेसल बिल्ड की थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर उस बंदे की शक्ल देखने लायक हो गई, उसकी आंखें पूरी तरह से डार्क हो गई थी। और जू किंग को बताता है कि भाई ये मेरा आज तक का बेस्ट वर्क है, मैंने लिजर्ड की डिवाइन पावर को इसके सेल के अंदर इन्फ्यूज किया है। इसकी वाइटलिटी इतनी ज्यादा होगी कि कुछ हद तक ये शिप खुद ही खुद के डैमेज को रिपेयर कर सकती। इसकी फुल स्ट्राइक का यूज करके तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिश वाले बंदे को भी तकड़ी टक्कर दे सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये शिप तुम्हारी पुरानी शिप का भी फॉर्म ले सकती। इस तरह से किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास 10वें रैंकिंग की शिप है। तो जू किंग भी इस ग्रेट वर्क के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। तभी उसने देखा कि कोई बंदा उस पर नजर रखे हुए है। जू किंग इतना तो समझ गया कि मर्मेड क्लैन की प्रिंसेस उसके लिए थ्रेट बन सकती। वो कहता है कि अब तो तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब जो बंदा जू किंग पर नजर रखे हुए था वो अपनी प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है। वो उन्हें बता रहा था कि हमने पूरी सिटी को चेक किया, बस एक ही बंदा बाकी था। उसी वक्त वो सिटी से बाहर गया था, इसलिए हम उसे चेक नहीं कर पाए। उसका नाम है जू किंग और वो 7 पिक के क्राइम डिवीजन का मेंबर है। मैंने ये भी सुना कि उस बंदे की हमारे प्रिंस के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती थी। जो सुनकर वो प्रिंसेस गुस्से में कहने लगी कि अगर वो मेरे भाई का किलर होगा तो मैं उसकी खाल उधेड़ कर उसे बुरी तरह से टॉर्चर करूंगी, उसकी सोल को भी जलाकर राख कर दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ जू किंग भी अपने आयरन स्पीयर को धार लगा रहा था। वो कहता है कि मुझे मिस्टर ले ने सिखाया था कि मछली को अच्छे से काटने के लिए तेज धार वाली ब्लेड चाहिए और फिर बड़े ही फुर्सत के साथ तुम उनके पीसेस बना सकते हो। अब अगर देखा जाए तो मर्मेड क्लैन के लोग मछली आई थे और जू किंग उन्हें काटने की प्लानिंग बना रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye, take care.